इंसान सफ़र शुरू तो खुद करता है, लेकिन उसे ख़त्म उसकी किस्मत करती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की स्टोरी मुझे हसन रज़ा भाई ने भेजी है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मेरा नाम हसन रज़ा है और जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र है। हर सफ़र का एक अपना मज़ा होता है, लेकिन हर सफ़र एक इम्तिहान भी होता है। ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जो मैंने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया, लेकिन उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले मुझे जो कुछ देखना पड़ा, शायद वो सब मेरी किस्मत में लिखा था। ये चंद साल पुरानी बात है। मैं कराची में रहता था और मुझे किसी पर्सनल काम से इस्लामाबाद जाना था। मेरे दोस्तों ने कहा भी कि फ़्लाइट ले लो, सेफ़ भी रहोगे और टाइम भी कम लगेगा। मगर मेरी फ़ितरत ही ऐसी थी, जब मैं किसी चीज़ का फ़ैसला कर लूँ तो फिर उसे चेंज करना नामुमकिन था। और फिर मुझे ड्राइव करने का शौक़ भी बहुत था। लंबे रूट्स पर कार ड्राइविंग से मेरे दिल को सुकून मिलता था। आखिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया। कराची की भीड़ भाड़ से निकलकर जब मैंने हाईवे पर कार डाली तो दिल को अजीब सी खुशी मिली। आसमान पर सूरज ढल रहा था और लाल पीली रोशनी मोटरवे के किनारे लगी झाड़ियों और मिट्टी पे फैल रही थी। दूर तक फैला हुआ रास्ता, दोनों तरफ ज़मीन का एक समंदर, जहाँ बस कुछ झाड़ियाँ और छोटी छोटी बस्तियाँ थीं। अगर कोई हाईवे या मोटरवे पर सफ़र करता है तो उसे पता होगा कि इन रोड्स का मंज़र ऐसा ही होता है। हर तरफ बस सन्नाटा और बीच में एक रोड। म्यूज़िक सिस्टम ऑन था। मैंने अपने पसंदीदा ट्रैक्स लगाए हुए थे। शहर के हॉर्न्स और भीड़ छोड़कर अब सिर्फ हवा का शोर था जो कार के शीशों से टकरा रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मोटरवे का रंग भी बदलने लगा। हैदराबाद तक सब ठीक था, गाड़ियाँ चल रही थीं, कुछ ट्रक्स भी दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही रात पूरी तरह छा गई, मोटरवे एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। वो खामोशी ऐसी थी कि मेरी कार का इंजन का शोर भी मुझे साफ सुनाई दे रहा था। कभी कभी एक दो बसेस या ट्रक सामने से गुजरते और फिर वापस वही सन्नाटा हो जाता। कार की हेडलाइट्स से रोड रोशन हो रही थी, लेकिन वो रोशनी भी कुछ ही मीटर तक जा रही थी। उससे आगे बस गहरा अंधेरा था। कहीं कहीं मुझे लगता था कि शायद कुछ है जो मुझे देख रहा है, लेकिन आसपास बिल्कुल अंधेरा था। उस अंधेरे की वो गहराई मुझे ऐसे लगती थी जैसे उसके अंदर कुछ है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। ड्राइव करते हुए अब 3-4 घंटे हो गए थे। अब थोड़ी थकान होने लगी थी। आंखों पे बोझलपन उतर आया था और स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लग रहा था कि कहीं मैं किसी ट्रक या डिवाइडर से ना टकरा जाऊं। नींद मुझ पर हावी होने लगी थी। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। मैं कई कई घंटे की ड्राइव लगातार करता था। मुझे लगा कि एक छोटी सी ब्रेक की ज़रूरत है। 10-15 मिनट कहीं रुक जाता हूँ, एक कप चाय पीकर थोड़ा फ्रेश फील कर लूँगा और फिर दोबारा सफ़र कंटिन्यू करूँगा। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर कहीं रेस्ट हाउस मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर जैसे मेरा ख्याल सच हो गया। मोटरवे के किनारे एक पुराना सा बोर्ड चमका। बोर्ड पे लाइट आधी जल रही थी, पेंट उतरा हुआ था और वर्ड्स भी पुराने लग रहे थे। वहाँ लिखा था मोटरवे रेस्ट हाउस 2 किलोमीटर्स। अगर कोई मोटरवे पर सफ़र करता है तो उसको पता होगा कि रेस्ट हाउस के लिए हमें एक छोटी रोड पकड़नी पड़ती है, जो मेन रोड से थोड़ा नीचे होती है और थोड़ा आगे जाके रेस्ट हाउस होते हैं। बोर्ड को देखकर अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि यूजुअली मोटरवे के रेस्ट हाउस पर ब्राइट लाइट होती हैं और बोर्ड्स भी बिल्कुल क्लियर होते हैं, मगर ये बहुत ही पुराना बोर्ड लग रहा था। पहले तो दिल किया कि बस चलता रहता हूँ, आगे कोई और रेस्ट हाउस मिल जाएगा तो वहाँ रुक जाऊँगा। वो एरिया मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी आंखों का बोझ और दिमाग की थकन ने वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने स्टीयरिंग व्हील उस तरफ मोड़ दिया। मुझे आज तक अपने उस फैसले पर पछतावा है। गाड़ी मोटरवे से साइड रोड पर घूमी। 2 किलोमीटर का फासला ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मगर उस वक्त मुझे लगा जैसे ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। साइड रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। दोनों तरफ झाड़ियाँ और ज़मीन और अंधेरे का समंदर था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे वो बिल्डिंग नज़र आई।
मोटरवे रेस्ट हाउस। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। बिल्डिंग 2 मंजिला थी, लेकिन पेंट बिल्कुल उतरा हुआ था। बाहर के कुछ शीशे टूटे हुए थे। बोर्ड पे रेस्ट हाउस लिखा था। शॉर्ट में बताऊं तो वो जगह ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं। एंट्रेंस के सामने एक पुरानी ट्यूबलाइट लटक रही थी, जो हर दूसरे सेकंड में ऑन और ऑफ हो रही थी। गाड़ी पार्क करते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। जब मैंने रेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर और भी अजीब था। अंधेरे में एक कॉर्नर में एक पीला पुराने ज़माने का बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी इतनी कमज़ोर थी कि ज़्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। फर्श पे कुछ जगह पानी गिरा हुआ था, या शायद पुरानी सीपेज थी जो सूख कर दाग बन गई थी। मेरी सबसे पहली नज़र काउंटर पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। वो बहुत पतला सा था, कमर झुकी हुई, सफ़ेद बाल, आंखें हाफ खुली हुई, जैसे नींद से अभी अभी उठा हो। उसका चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा, भाई एक कप चाय मिल सकती है? वो मुझे घूरते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जैसे अंधेरे का समंदर हो। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसने बस हल्का सा सर हिला दिया और बिना कुछ बोले काउंटर के पीछे चला गया। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मैंने डर के बावजूद अपना सामान एक कॉर्नर वाली कुर्सी पर रखा और बैठ गया। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं अननेसेसरी ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हर जगह एक दबी दबी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हों, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं सुनने की कोशिश करता तो वो आवाज़ें रुक जातीं, और जैसे ही मैं नॉर्मल होता तो आवाज़ें फिर आने लगतीं। तकरीबन 2 मिनट बाद वो बूढ़ा शख्स एक छोटी सी ट्रे पर चाय ले आया। कप पुराना था, उस पर पुराने दाग लगे हुए थे, मगर उस वक्त मेरी थकान इतनी थी कि मुझे सिर्फ गर्म चाय की तलब थी। मैंने पहला घूंट ही लिया था कि अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। दिल तेज़ धड़कने लगा। धीरे से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद थकान का असर है, लेकिन तभी मेरी नज़र उस कुर्सी पर गई जो सामने खाली रखी थी। कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठकर पैर हिलाता हो, मगर कुर्सी खाली थी। मेरी गर्दन से पसीना बहने लगा, कप हाथ में हिलने लगा। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती अपने आप को समझाया कि ये सब मेरा वहम है, मगर फिर एक नई चीज़ शुरू हुई। दीवारें हल्की हल्की सरगोशियाँ करने लगीं। आवाज़ इतनी धीमी थी कि लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे थे, मगर ये आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, जैसे कई लोग अलग अलग ज़ुबानों में एक ही वक्त पर कुछ बोल रहे हों। मैंने हिचकिचाहट के साथ काउंटर पर खड़े बूढ़े आदमी को देखा और कहा, भाई ये आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही? उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कुराहट पास की जो इंसानी नहीं थी। उसके दांत पीले और टेढ़े मेढ़े थे और उसकी मुस्कान बहुत खौफनाक थी। उसने बस इतना कहा, ये जगह हर किसी के लिए नहीं है। मैं उसकी बात से और खौफज़दा हो गया। वो रेस्ट हाउस अब धीरे धीरे मुझे और डरा रहा था। वो काउंटर वाला आदमी अंदर चला गया, फिर मैं भी उसके पीछे अंदर चला गया। रिसेप्शन डेस्क खाली था। एक पुरानी बेल रखी हुई थी जिस पर रिंग फॉर सर्विस लिखा था, लेकिन वो भी जंग लगी हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाया और बेल दबाई। एक अजीब सी आवाज़ गूंजते हुए अंदर के हालवे तक चली गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। वो भी इतनी गहरी कि लग रहा था जैसे हवा भी रुक गई हो। मुझे लगा कि स्टाफ अंदर होगा। मैंने ज़ोर से पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। एक लम्हा गुजरा, फिर हॉलवे के एंड से हल्की सी खड़क की आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त मेरी गर्दन पे ठंडी सी सांस महसूस हुई, जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी, ये मेरी थकान का असर है, और अपना बैग उठाकर रिसेप्शन डेस्क के साथ रख दिया। हॉलवे के दोनों तरफ कमरे थे और उनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। मैंने एक दरवाज़ा खोल कर देखा। रूम खुला था, लेकिन उसकी हालत अजीब सी थी। अंदर देखा तो महसूस हुआ जैसे कमरा सदियों से बंद पड़ा हो। पर्दे पुराने और धूल से भरे हुए, बिस्तर पे सफ़ेद चादर, मगर उसके ऊपर खून जैसे दाग।
मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और बाकी रूम्स देखे। बस एक रूम क्लीन मिला और मैंने जितने कमरे देखे सब में कोई ना कोई अजीब चीज़ थी। आखिर मैंने एक कॉर्नर का कमरा खोला। वो थोड़ा ठीक था, कम से कम चादर साफ़ लग रही थी और स्मेल भी कम थी। थकान के हाथों मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लूं। जब मैं बिस्तर पर लेट गया तो ऊपर सीलिंग को देखा और मेरी सांस रुक गई। सीलिंग पर एक पुराना फ़ैन था और उस फ़ैन के ब्लेड पर किसी ने खून से लिखा हुआ था। वो लफ्ज़ धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने आए। वहाँ लिखा था, तुम यहाँ तन्हा नहीं हो। मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने चादर से अपना मुंह ढक लिया। मुझे खुद नहीं याद कि मैं कमरे में गया ही क्यों था, जबकि मैं तो सिर्फ चाय पीकर फ्रेश होने आया था और मैंने सफ़र पर दोबारा रवाना होना था। शायद मेरा दिमाग उस वक्त कोई कंट्रोल कर रहा था। बहरहाल मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और तब मेरी कोशिश ये थी कि मैं आंखें बंद करके सो जाऊं, लेकिन नींद तो दूर दूर तक नहीं थी। वो लफ्ज़ जो फ़ैन पर लिखे थे मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे। उसी वक्त कमरे की लाइट, जो पहले ही हल्की जल रही थी, एकदम फ्लिकर करने लगी। फिर मैंने एक आवाज़ सुनी, बिल्कुल हल्की सी, जैसे कोई मेरे कान के पास मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने फ़ौरन उठकर इधर उधर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने अपना बैग चेक किया, मोबाइल निकाल कर फ्लैशलाइट ऑन की। हर कोने में लाइट मारी, दरवाज़ा बंद, खिड़कियाँ बंद, कर्टन भी बंद, लेकिन आवाज़ की एक इको अभी भी गूंज रही थी। मैंने डिसाइड किया कि बस यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाज़ा खोला। हॉलवे में खामोशी थी, लेकिन हवा में कुछ अलग ही हैवीनेस थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी इमारत मुझे देख रही है। मैं धीरे धीरे चलकर रिसेप्शन की तरफ गया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। क्यूरियस होकर मैंने डायरी के पेजेस देखे। सबसे पहले पेज पर लिखा था, जो भी इस रेस्ट हाउस में रुकता है वो वापस नहीं जाता। मेरी सांस खुश्क हो गई। पेजेस पलटे तो हर पेज पर अलग अलग हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। किसी पेज पर हेल्प मी लिखा था, कहीं पर लेट मी आउट, कहीं पर डोंट स्टे हेयर, और कुछ पेजेस पर सिर्फ खून के दाग थे। मेरी रूह कांप गई। मैं डायरी छोड़कर पलटने लगा तो मैंने देखा कि पीछे से एक हल्की सी घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत पायल पहन कर चल रही हो। मैंने पलट कर देखा, हॉल में बिल्कुल खाली था, लेकिन घुंघरू की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब मुझे क्लियरली लग रहा था कि कोई औरत दूर से चलकर मेरी तरफ आ रही है। मेरे पैर थरथराने लगे थे। मैंने बिना सोचे समझे अपना बैग उठाया और भागना शुरू कर दिया। स्टेयर से नीचे गिरते संभलते मैं पार्किंग की तरफ भागा। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि फ्लैशलाइट से भी मुश्किल से रास्ता नज़र आ रहा था। जब मैंने मेन गेट खोला तो देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था। मैंने ताला ज़ोर ज़ोर से खींचना शुरू कर दिया, लेकिन ताला हाथ से कहाँ खुलना था। उसी वक्त मेरे पीछे से वो घुंघरू की आवाज़ और तेज़ हो गई और साथ ही एक औरत की हंसी की सुनाई दी। मैंने फ्लैशलाइट पीछे मारी और मैंने देखा कि हॉलवे के एंड पर एक सफ़ेद लिबास वाली लंबी सी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन नॉर्मल लोगों से ज़्यादा लंबी थी। मैं बगैर कुछ सोचे समझे गेट पे झपटने लगा और अचानक ताला अपने आप खुल गया। मैं गेट से बाहर निकला और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ा। मुझे उस वक्त चक्कर आ रहे थे और लग रहा था कि मैं कभी भी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने कार अनलॉक की, अंदर घुसा और इग्निशन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हेडलाइट्स ऑन की, मुझे सामने विंडशील्ड पर लिखा हुआ नज़र आया। किसी ने उंगली से धुंध पर लफ्ज़ बनाए हुए थे, तुम वापस आओगे। मैंने बगैर कुछ देखे कार सीधा मोटरवे की तरफ दौड़ाई, लेकिन दिल कह रहा था कि ये कहानी भी ख़त्म नहीं हुई। मैं मोटरवे पर फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था। दिल अभी तक बहुत तेज़ धड़क रहा था। मैं हर थोड़ी देर बाद रियर व्यू मिरर चेक करता था, लेकिन मोटरवे पर मेरी गाड़ी के अलावा कोई और नहीं था। फिर भी एक अजीब सी फीलिंग थी कि कोई पीछे बैठा है, जैसे मेरी सीट के बिल्कुल पीछे कोई बैठा हो, बिल्कुल चुपचाप, बस मुझे घूर रहा हो। मैंने एक पल के लिए मिरर में देखा और मेरे होश उड़ गए। पीछे वाली सीट पर सफ़ेद लिबास वाली वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई थी और उसकी आंखें मिरर में सीधा मेरी आंखों में देख रही थीं। मेरे हाथ से स्टीयरिंग हिलने लगा।
गाड़ी किनारे पर जाकर रुक गई और जब मैंने दोबारा मिरर में देखा तो सीट खाली थी। मैंने दोबारा गाड़ी चलाई। अब मोटरवे पर वही लंबी लंबी स्ट्रीट लाइट्स थीं जो एक के बाद एक जलते बुझती जा रही थीं। मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी ट्रैप में फंस गया हूँ। अचानक रेडियो खुद से ऑन हो गया। मैंने रेडियो ऑफ रखा हुआ था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी खुरदरी आवाज़ निकल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हसन रुक जाओ, ये आवाज़ आ रही थी उसमें। मैंने घबरा कर रेडियो का बटन बंद किया, लेकिन रेडियो ऑफ ही नहीं हुआ। वॉल्यूम और तेज़ होती गई। फिर उसमें से वही औरत की हंसी गूंज उठी। मैंने रेडियो का पूरा सिस्टम तोड़ने के लिए बटन ज़ोर ज़ोर से दबाना शुरू कर दिए और एक झटके में वो बंद हो गया। लेकिन अब मोटरवे पर वो लाइट्स भी एक एक करके बुझने लगीं, जैसे पूरा मोटरवे अंधेरे में डूब रहा हो। बस मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ज़मीन पर थीं। फिर मुझे रोड के बीच में एक आदमी नज़र आया। वो बिल्कुल वाइट यूनिफॉर्म में मोटरवे पुलिस का लग रहा था। मैंने तुरंत ब्रेक्स लगाई और गाड़ी किनारे की। दिल में सुकून आया कि शायद कोई मदद के लिए मिल गया। वो पुलिस वाला धीरे धीरे मेरी तरफ आया। मैंने शीशा नीचे किया और कहा, भाई ये रेस्ट हाउस जो थोड़ा पीछे है, उसमें अजीब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ कोई और ही मखलूक है। लेकिन पुलिस वाला मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि वो बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी। उसने कहा, कौन सा रेस्ट हाउस? उस जगह को 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। वहाँ तो कोई नहीं होता। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। मैंने घबरा कर दोबारा उसकी तरफ देखा और मेरी आंखों के सामने उसने धीरे धीरे अपना चेहरा बदल लिया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो गईं। उसकी गर्दन अननेचुरली लंबी होने लगी और वो वही सफ़ेद लिबास वाली औरत बन गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक्सेलेरेटर दबाया और सीधा गाड़ी दौड़ाई। मिरर में देखा तो वो औरत अभी भी रास्ते के बीच में खड़ी मुस्कुरा रही थी। गाड़ी अब मोटरवे पर 120 की स्पीड से भी ज़्यादा दौड़ रही थी। मैंने स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उंगलियों में दर्द होने लगा। हर सेकंड मुझे लग रहा था गाड़ी के अंदर कोई और भी मौजूद है। मैं रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी एक पल के लिए नज़र घूमी। मिरर के ग्लास पर धुंध जम गई थी और उस धुंध पर फिर से वही अल्फाज लिखे हुए थे। मैंने वो शीशा ही तोड़ दिया ताकि मुझे पीछे ना दिखे, लेकिन शीशा तोड़ा तो पीछे की रिफ्लेक्शन विंडशील्ड के ग्लास पर नज़र आने लगी। सफ़ेद लिबास वाली वो औरत, लंबी गर्दन, काली आंखें, पैसेंजर सीट पर अभी भी बैठी थी, बस चुपचाप मुस्कुरा रही थी। मैं चीखा, मुझे छोड़ दो, तुम क्या चाहती हो? गाड़ी के अंदर हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी सांस धुंध बनने लगी। उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो यहाँ आता है कभी आज़ाद नहीं होता। मैंने ज़ोर से ब्रेक्स लगाए, लेकिन मोटरवे बिल्कुल खाली थी। ना कोई और गाड़ी, ना कोई लाइट, ना कोई साइन बोर्ड, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आया हूँ। तभी दूर एक छोटा सा चेक पोस्ट नज़र आया। वहाँ मोटरवे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी उस तरफ दौड़ाई। जैसे ही चेक पोस्ट पर पहुँचा, 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे जो नॉर्मल इंसान लग रहे थे। उन्होंने मेरी गाड़ी को आते देखा तो मुझे रोका। मैं रुक गया, गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ भागा। भाई प्लीज़ मदद करो, मैं रेस्ट हाउस में रुका था, वहाँ अजीब चीज़ें हो रही हैं। एक औरत मेरे पीछे पड़ी हुई है। उनमें से एक पुलिस वाला मेरी बात सुनकर बोला, कौन सा रेस्ट हाउस? भाई वो जगह 3 साल पहले बंद हो गई थी। वहाँ अब कोई नहीं होता। वहाँ से लोग गायब होने लगे थे, इस वजह से वो जगह बंद कर दी थी। और अगर आप कह रहे हैं आप वहाँ रुके थे, तो इसका मतलब है अभी उसने इतना ही कहा था कि वो रुक गया। उसकी आंखों में ऐसी दहशत थी जैसे उसने कुछ देख लिया हो। मैंने पीछे अपनी गाड़ी की तरफ देखा और वहाँ पैसेंजर सीट पर अभी भी वो औरत बैठी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गुस्से से मुझे देख रही थी। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं मोटरवे की इमरजेंसी वैन में था और एक पुलिस वाला मेरे साथ खड़ा था। उसने मुझे बताया कि मैं बेहोश हो गया था और मुझे 5 घंटे बाद होश आया। उसने मेरी कार की चाबी मुझे दी और वहाँ से चला गया। मैं जैसे कैसे इस्लामाबाद पहुँचा। उसके बाद मैं 1 हफ़्ता बीमार रहा। आज भी जब मैं मोटरवे पर सफ़र करता हूँ और उस जगह से गुज़रता हूँ तो मैं उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और स्टोरी के बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।